हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने न्यूमेरिकल जो चैप्टर के चल रहे थे वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसके मैंने लगभग 35 न्यूमेरिकल्स 3 पार्ट्स में वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो, जिसमें 35 न्यूमेरिकल्स पूरे हो चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी कुमार मित्तल बुक के आगे की न्यूमेरिकल्स, यानी 35 से आगे 36 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसके थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जा करके ये जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप वैद्युत धारिता की थ्योरी के लेक्चर्स देख रहे होंगे, यहाँ पर आप गॉस लॉ के देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के भी आ रहे होंगे, और इसके अलावा कूलाम के नियम एवं वैद्युत क्षेत्र के भी आ रहे हैं। और इसके अलावा हमने लाइव सेशन भी अपलोड कर रखे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई गई है न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज हम स्टार्ट करते हैं आज का 36 न्यूमेरिकल। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि इस कॉर्नर पर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स निकल के आते रहेंगे, तो आप तैयार रहें गाइस। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और कुमार मित्तल की बुक का 36 न्यूमेरिकल। तो ये दे रखा है हमको चित्र में ए और बी के बीच में परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तो गाइस इसमें एक डायग्राम दे रखा है, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के इसमें दिखाता हूं। तो देखें गाइस, यहां पर कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये पहला कैपेसिटर आपके सामने आ गया और उसके बाद ये तीसरा कैपेसिटर भी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए है। इसके अलावा यहाँ एक वायर कनेक्ट कर दिया गया है इस तरीके से, और वायर कनेक्ट कर देने के बाद इनकी वैल्यूज़ कितनी हैं, तो ये है 3 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड और यह है आपका 5 माइक्रो फैरड। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में परिणामी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए गाइस हमको इस बात पे ध्यान देना होगा क्या कि कभी भी हमें तुल्य धारिता फाइंड करनी होती है तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो देखें आप ध्यान से, यहाँ से एंटर करेगा चार्ज और चार्ज के यहाँ से 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पे आकर के लौट जाएगा। इसके बाद यहाँ से चार्ज आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर चार्ज के 2 पार्ट हो जाएंगे। फिर आगे लगातार चार्ज यहाँ से इस तरीके से बढ़ता रहेगा और बढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो चार्ज आगे बढ़ेगा और दोनों चार्ज इस पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। अब यहाँ से चार्ज आगे बढ़ेगा और दोनों चार्ज आपस में मिलेंगे और उसके बाद दोनों प्यारे दोस्त यहाँ बी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। कई बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ और कई बार चार्ज आपस में आकर के मिले। अब हम चेक करते हैं इनके नाम। इसका नेम रखेंगे हम C1, इसका नेम रखेंगे C2 और इसका नेम रखेंगे हम C3। सो गाइस, फाइनली आप लोग इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कुछ जगह चार्ज आकर के मिला है। तो चार्ज के मिलने से पहले या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो समांतर क्रम में है, ना कि श्रेणी क्रम में। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का बार बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हम लगाते हैं यहाँ पर समांतर क्रम। सो ब्लू स्केच यूज नहीं करेंगे, ब्लैक वाला यूज करेंगे। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो C इज इक्वल टू 12 माइक्रो फैरड। ये इसका आंसर हुआ। एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर शीट में कि इसका आंसर 12 ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल राइट, इसका आंसर 12 माइक्रो फैरड आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्लीन कर देते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने कौन से नंबर क्वेश्चन के, अब बढ़ते हैं अब हम इसके बाद 37 नंबर के न्यूमेरिकल पर। ओके, सो गाइस 37 न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो पहले हम इसका डायग्राम तैयार करते हैं कि डायग्राम कैसे बना हुआ है। तो इसका डायग्राम जो बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना है, कुछ क्या सेम ऐसी बना हुआ है जैसी बुक में है, हम वैसी बनाएंगे, उसी कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके गाइस, और इसी तरीके से यहाँ भी
हमने कॉम्बिनेशन कर दिया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है और नीचे यहाँ पॉइंट हमारे पास बी है। इनकी वैल्यूज़ कितनी है देखते हैं। ये है आपके पास 100 माइक्रोफैरड और नीचे वाला है हमारे पास इसका 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, और ये वाला भी आपका 200 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला कितना एक बार चेक कर लेते हैं 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसमें ए और बी के बीच में क्या फाइंड करनी है गाइस? तुल्य धारिता, नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम चार्ज को पॉइंट ए से अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। चार्ज लगातार आगे बढ़ता है और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाता है, यानी 100 माइक्रोफैरड से होता हुआ यहाँ आकर के रुक गया। इसके बाद ये पहले 200 माइक्रोफैरड से क्रॉस होगा और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट 200 माइक्रोफैरड से क्रॉस होगा। अब ये दोनों फ्रेंड इस पॉइंट पर मिल जाएंगे और इस पॉइंट से मिलते हुए सीधे यहाँ से आउट होके पॉइंट बी पर पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, तो ये पॉइंट बी पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इनका नाम चेक कर लेते हैं कि इनका नाम क्या क्या है हमारा। तो ये है C1, यहाँ है C2, यहाँ है C3 और यहाँ है C4। आप बसों की आवाज़ बहुत नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि लॉकडाउन पहले से काफ़ी खुल चुका है। अक्सर हमारे इस सेंटर के पास से बसें जो है ना गुजरती रहती है, देखा उन्हीं की आवाज़ ये बार बार आती रहती है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को टॉपिक से मतलब है सिर्फ। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे लंबे जोड़े को लिया जाता है। सबसे लंबा अगर जोड़ा है तो वो इन दोनों का है क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनसे बड़ा कोई जोड़ा ना तो समांतर क्रम का बन रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ओके गाइस, निकालते हैं। 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इज इक्वल टू 1/C2। C2 की वैल्यू 200, फिर आ गई बस 1/200। ओके गाइस, अब लेते हैं इसका एलसीएम। देन 1/CS इज इक्वल टू 200 हो गया इसका एलसीएम। 200 कम 200, यहाँ आ गया 1 और 200 1, तो यहाँ भी 1 आ गया। देन 1/CS इज इक्वल टू हो गया 2/200। ठीक है, अब 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 100। अब कर लेते हैं क्रॉस। देन CS इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास CS की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। अब इस डायग्राम को हम दोबारा से तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करेंगे देखते हैं गाइस। तो यहाँ ऊपर वाले कैपेसिटर में मैंने कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं की है, बट नीचे वाले कैपेसिटर्स की जगह मैंने केवल एक ही कैपेसिटर लगा दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरीके से मैंने केवल एक कैपेसिटर यहाँ पर अरेंज कर दिया है। और उसके बाद मैंने फिर एक काम किया, यहाँ A था हमारे पास और यहाँ B, तो मैंने यहाँ भी B ही बनाया है। ठीक है ना, तो ये है हमारा C1, ये हमारा CS और ये हमारा C4। ओके गाइस, मैं इसका यहाँ से छोटा सा एक पार्टीशन भी कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें आसानी से। अब हम इसके बाद करते हैं चार्ज का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन ताकि हमें समझने में आसानी रहे। पता है आपको, बार बार डायग्राम बनाने से हमारे जो डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाए न्यूमेरिकल्स में तब तेज़ी से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक पार्ट आप देख सकते हैं लगातार आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। सेकंड वाला भी यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। अब दोनों चार्ज आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद यहाँ पॉइंट बी पर पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, अब इसके बाद C1, CS, C4 आप देख सकते हैं पॉइंट ए से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्ज के 2 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब C1 और CS जो है ना आपस में समांतर क्रम में है। अब आप कहोगे सर ये वाला भी तो हो सकता है समांतर क्रम में। सो गाइस, ये वाला नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ से ये अलग है, ए और बी पॉइंट जुड़े हुए नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ये अलग है, इसलिए इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम किसे सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले हम सॉल्व करने वाले हैं C1 और CS को, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं। CP इज इक्वल टू C1 प्लस CS। CP इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं 100 और CS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, CS की वैल्यू हमारे पास 100। कितना हो गया हमारे पास, देन CP इज इक्वल टू 200 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास CP की वैल्यू निकल करके आ चुकी है।
बट कोई बात नहीं, अब हम एक काम करते हैं, डायग्राम को एक बार चाहे तो दोबारा और बना सकते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो बनाते हैं दोबारा से। इन दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे, CP लगाएंगे। देखें तो यहाँ मैंने इसको डायग्राम को बनाया दोबारा से, ठीक है, और C1 CS की जगह क्या लगा दिया, सॉरी CP लगा दिया। अल्कोहल की महक से कभी कभी आ जाती है चीज। यहाँ मैंने CP लगा दिया और CP लगा देने के बाद यहाँ हमारे पास ये पॉइंट क्या है, A है, और इसके बाद मैंने यहाँ नीचे क्या लगा दिया, ये पॉइंट हमारे पास B है। सॉरी अगेन, दोबारा से, ये हमारे पास C4 है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो आप देख सकते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, देखा आपने, कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ ही नहीं है, मतलब चार्ज आगे बढ़ा और चार्ज का वितरण यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1/C इज इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C4 देन 1/C। देख रहे हैं आप लोग, तो 1/CP चेक करते हैं CP की वैल्यू है कितनी, तो CP की वैल्यू है 200, लगाते हैं यहाँ पर 200, तो ये आ गया हमारे पास 200 प्लस C4 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट डायग्राम में दे रखी है 100, तो कितना हो गया हमारे पास 100, तो 1/100 देन 1/C इज इक्वल टू, यह हो गया हमारे पास 200। देखिए 200 से 200 कैंसिल, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 100 से 200 को डिवाइड किया, 2 आया, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो यहाँ पर फिर 2 आ गया। अब इनकी करेंगे हम कैंची घोड़ा, 2 से चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, देन C इज इक्वल टू 200/3 या 66.66 माइक्रो फैरड। तो ये हमारा इसका आंसर निकल करके आ चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार कि यही इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे 37 का। हाँ बिल्कुल ठीक, इसने आंसर दिया है 200/3 माइक्रो फैरड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं, तो इसलिए तैयार रहें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम से भी खूब आते हैं। चाहे वो पता है कंपटीशन हो या फिर बोर्ड के एग्जाम्स हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये डायग्राम्स काफ़ी पूछे जाते हैं कन्फ्यूजिंग करने के लिए, क्योंकि आप लोग जो है ना इसको छोड़ देते हो क्वेश्चन को, कहते हो भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, हमसे ना हो पाएगा। भाई बस एलसीएम निकालना सीख लो, बस सिर्फ एलसीएम निकालना, और ये समझ जाओ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर आपने 2 चीज़ें समझ ली तो इन न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है ना गाइस। सो इसको मैंने साफ कर दिया है ठीक तरीके से। चलिए 38 क्वेश्चन में दिया है, चित्र में ए और, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया होगा पहले ही मैंने बिना कहे, चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं अच्छी सी। इसका डायग्राम बनाएंगे ब्लैक से और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ब्लू से। तो यहाँ इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, देख रहे हैं आप बिल्कुल। अभी डायग्राम पूरा बना भी नहीं है, अभी तो डायग्राम बनने से रह गया है। अच्छा गलती हो गई, ये वाला है कैपेसिटर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये आया कैपेसिटर और यहाँ आके जुड़ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ, इसी तरीके से फिर यहाँ एक कैपेसिटर आएगा और यहाँ आने के बाद फिर क्या होगा, अच्छा फिर नीचे भी आएगा। चलो नीचे भी ले आते हैं कैपेसिटर को यहाँ से और इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। और इनके मान कितने कितने लिख लेते हैं, 6, 12, 4, ये वाला 6, ये वाला 12, ये वाला 4, और ये भी क्या है, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड एंड माइक्रोफैरड। ओके गाइस, और इसके अलावा ये है आपका 1 माइक्रोफैरड, ये भी परफेक्ट है बिल्कुल। और 1 माइक्रोफैरड के बाद ये वाला है आपका 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड और ये भी है आपका 2 माइक्रोफैरड। ओके गाइस, इसका नेम ए है
और इसका नेम यहाँ पर बी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो नाम मिल चुके हैं। अब हमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता इसमें फाइंड कर लेनी है। 6, 12, 4 राइट, ये वाला 1, ये भी राइट है भाई, ये वाला 8, ये 2, ये 2। चलो ठीक है। सबसे पहले गाइस हम क्या करने वाले हैं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पॉइंट ए से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहला पार्ट चार्ज का आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद इस वाले पॉइंट पर चार्ज के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। पहला पार्ट आगे बढ़ेगा और कैपेसिटर से आकर के यहाँ रुक जाएगा। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से होता हुआ आगे पहुँच जाएगा और उसके बाद यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। बात करते हैं सेकंड डायरेक्शन की। चार्ज यहाँ से आएगा और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। चार्ज के यहाँ से 2 पार्ट्स हो जाएंगे और चार्ज फिर यहाँ से आगे बढ़ के इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। फिर दोनों चार्ज मिल करके आगे बढ़ेंगे और पॉइंट बी से बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद पता है हमारा अगला काम क्या होता है, नोमेनक्लेचर, यानी इन कैपेसिटर्स के नाम रखना। चलो इनके नाम रख लेते हैं पहले। C1 और ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5, ये C6 और ये आपका C7। इस तरीके से मैंने इनके नाम रख दिए हैं। चलिए अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छी देखो एक काम है, या तो आप पहले नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो या फिर आप पहले ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम करेंगे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहो ना तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लियो, दिक्कत की कोई बात नहीं है इसमें। देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो C2 है और C3 है, आप देख रहे हैं चार्ज यहाँ से चलता हुआ आया और लगातार आगे बढ़ा, यानी चार्ज का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। चलो 1 अपॉन यहाँ आएगा हमारे पास CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हो गया 1 अपॉन CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1/12 हो गई। देन 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 12 हो गया इसका एलसीएम। तो 6 2 यानी 6 दूनी 12, 2 आ गया और 12 कम 12 यहाँ पर 1 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास इसके बाद ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 2 और 1 3, तो 3/12। ये हो गया 3 चौक 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 माइक्रो फैरेड। ये हमारे पास CS की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ओके गाइस, अब यहाँ से मैं छोटा सा इसका एक और पार्टीशन कर देता हूँ। कर देने के बाद आपने देखा मैंने इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया। ध्यान से देखें मेरी इस बात को, हमने इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों का सीरीज, ध्यान दें, इन दोनों का सीरीज इसके साथ कौन से में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने वाला है। तो गाइस देखें ज़रा, यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी चार्ज के यहाँ से 2 पार्ट हो गए। तो ये तो सीरीज में आ गया हमारा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वालों के श्रेणी क्रम के साथ समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। सो गाइस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम CS और C4 का समांतर क्रम निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, CP इज इक्वल टू CS प्लस C4। CP इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 4, और इसके अलावा C4 की वैल्यू कितनी है, अरे ये भी 4 है, कितना हो गया CP इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई इस वाले बॉक्स की। राइट गाइज, अब देखें जब चार्ज यहाँ से चलता हुआ आया था फिर बॉक्स में गया था, तो इस पूरे बॉक्स की जो धारिता है वो हमारी कितनी है CP है। तो ये जो बॉक्स है इस C1 के साथ कौन से क्रम में है ये हमें पता लगाना है। तो आप देखें इन सब में चार्ज लगातार एक ही क्रम में आगे बढ़ा है। क्या मतलब, इस बॉक्स का चार्ज और C1 इन दोनों के बीच में चार्ज बटा ही नहीं है, चार्ज एक ही भाग में आगे बढ़ रहा है। इस वजह से C1 और ये बॉक्स एक दूसरे के श्रेणी क्रम में होंगे। बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा है CP, तो ये CP और C1 कौन से में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो पहले इनका श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। देखें 1 अपॉन CA, कुछ भी मान लो, CA CB CC कुछ ही मान सकते हैं। 1 अपॉन CA इज इक्वल टू 1 अपॉन C1
प्लस 1/CP कितना हो जाएगा 1/CA इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 1/1 और CP की वैल्यू कितनी है 8। अब लेते हैं इसका एलसीएम 1/CA इज इक्वल टू 8 हो गया इसका एलसीएम 8 कम 8 और 8 कम 8। देखिए 1 की 8 से गुणा फिर 8 की 1 से गुणा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। 8 से 8 को भाग किया फिर 1 से गुणा कर दे तो 1 रहेगा, कितना हो जाएगा CA इज इक्वल टू, आप देखें इनकी कैची गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो 8 गया ऊपर और 9 आया नीचे, कितना हो गया 8/9 माइक्रो फैरड। तो ये निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया हमारा ऊपर वाले पोर्शन की तुल्य धारिता। ओके गाइस, यानी इस बॉक्स और इसके निकल के आ गए तुल्य धारिता। अब हम बात करेंगे इसके नीचे वाले पोर्शन की, कि नीचे वाले पोर्शन में हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ। जैसे बॉक्स यहाँ बन रहा था वैसे ही बॉक्स हमारा यहाँ बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज के 2 पार्ट हो गए, यानी एक तो C6 बना और एक बना हमारे पास C7 और यहाँ पर चार्ज के 2 पार्ट्स होने की वजह से क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। तो पहले हम C6 और C7 का समांतर क्रम बनाते हैं। चलो करते हैं सॉल्व। क्या आएगा हमारे पास, CB इज इक्वल टू C6 प्लस C7, देन CB इज इक्वल टू C6 की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं 2, कितना हो गया हमारे पास 2 और प्लस कितना हो गया 2 प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा CB इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड। तो आप देख सकते हैं कि हमने बॉक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, कौन से वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की, कितनी निकल के आई 4 माइक्रो फैरड। अब ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर, ये वाला पूरा बॉक्स जिस पे मैंने हाथ रखा हुआ है ना, ये वाला बॉक्स इस C5 के साथ कौन से क्रम में है। देखें चार्ज यहाँ से आया था और बॉक्स में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हमने बॉक्स की धारिता तो निकाल ली। तो ये जो बॉक्स है ना इस C5 के साथ श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो हम लगाने वाले हैं C5 और CB में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं, 1 मिनट रुके जरा, लगाते हैं इसका फॉर्मूला। चलो श्रेणी क्रम का, तो 1/CC इज इक्वल टू 1/C5, C5 है ना, C5 प्लस 1/CB, देन 1/CC इज इक्वल टू C5। देखते हैं गाइस C5 की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोफैरड, तो हमने कितना लगाया यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड। इसके अलावा CB की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका हम एलसीएम देते हैं पहले। तो 1/CC इज इक्वल टू 8 हो गया इसका एलसीएम। ओके गाइस, 8 कम 8 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 कम 2, तो यहाँ 2 आ गया। ऐसे बिना सभी लोग, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी इसकी कैची गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी 8/3 और क्या बन गया हमारे पास ये माइक्रो फैरड बन गया हमारे पास। ओके गाइस, तो हमने नीचे वाले पूरे पोर्शन की धारिता निकाल ली और ऊपर वाले पूरे पोर्शन की धारिता निकाल ली। अब इस मौके पर डायग्राम दोबारा बनाना तो बनता ही है यार, तो एक काम कर लेते हैं, डायग्राम को हम दोबारा से फिर तैयार कर लेते हैं। ओके गाइस, बनाते हैं डायग्राम को दोबारा से। ऊपर की पूरी पट्टी की जगह, देख रहे हैं आप ध्यान से, ऊपर की जो पूरी पट्टी है, तो ऊपर की पूरी पट्टी की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, हम ऊपर की पूरी पट्टी की जगह लगाने वाले हैं इसके अंदर CA 8/9। क्या लगाने वाले हैं हम CA, यानी 8/9। तो 8/9 लगाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8/9 हो गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ मैंने डायग्राम पूरा बनाया दोबारा से और इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया मैंने CA। ओके गाइस, CA लिख दिया मैंने, और CA लिख देने के बाद नीचे वाले की जो पूरी पट्टी है, इस पूरी पट्टी का मान कितना निकाला हमने CC, तो हम ये भी लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पूरी पट्टी का जो मान है कितना है हमारे पास, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 39 की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 39 क्वेश्चन। उससे पहले हम ज़रा थोड़ी इंक भी डाल लेते हैं स्केच में, ताकि आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको साफ कर दिया है और साफ करने के बाद आते हैं अपने 39 पर। दिए गए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, दिए गए चित्र में A और B के बीच में तुल्य धारिता फाइंड कीजिए
और ए और बी के बीच अगर 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम तैयार करते हैं। कहाँ दे रखा है डायग्राम हमें इसका? 1 2 3 कैपेसिटर। सॉरी अगेन 3। यहाँ भी लगे हुए हैं कैपेसिटर, देख सकते हैं सामने। हमारा चित्र थोड़ा ख़राब सा बन रहा है, बट सामने अच्छा चित्र बना हुआ है काफ़ी। तो यहाँ भी लगे हुए कैपेसिटर, ये ए है और ये हमारे पास बी है। एक कैपेसिटर यहाँ इस तरीके से अरेंज किए। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हमें दे रखी हैं। तो बाहर वाले की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 दे रखी है हमें। इसका मतलब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। और इसके अलावा अंदर वाले जो दे रखे हैं हमें वो 2 माइक्रोफैरड है। ये वाला 2 माइक्रोफैरड और ये सब वाला भी 2 माइक्रोफैरड। सो गाइस, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो देखें आप, यहाँ से मैंने चार्ज को अप्लाई किया है पॉइंट ए से। इसके बाद इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ पर चार्ज के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। नीचे वाले की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ भी फिर चार्ज के इस पॉइंट पे आकर के 2 पार्ट हो गए, नीचे वाले की बात फिर हम बाद में करेंगे। चार्ज 3 से होके जाएगा, फिर अगले वाले 3 से, फिर अगले वाले 3 से, और इस पॉइंट पे आकर के अपने पुराने दोस्त का वेट करेगा। अब ये दोबारा से इस तरीके से इस पॉइंट पे आके क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और दोनों चार्ज यहाँ से आकर के मिल जाएंगे, और जैसे कि सारे के सारे दोस्त मिलने के बाद पॉइंट बी पर चले जाएंगे। तो पहले हम इनका नाम रखने का एक छोटा सा कोशिश करते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C3 और 4, और ये वाला 5, और ये वाला 6 का भी गलती हो जाती है, और ये वाला C7, अंदर वाला C8 और ये सब वाला C9। सो गाइस, कभी भी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए ना, तो पहले हम लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और बाद में स्टार्टिंग का यानी इनिशियल का सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखें ध्यान से। सबसे लंबा जोड़ा ढूंढें, सबसे लंबा पेयर ढूंढें। हो सकता है वो सीरीज का हो और हो सकता है वो समांतर क्रम का हो, दोनों का हो सकता है इसके अंदर। ओके गाइस, अब इसके बाद देखें C3, फिर देखो C4, फिर देखो C5। इन तीनों में कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखते हैं किस तरीके से। 1/CS इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। अब इसके बाद 1/CS इज इक्वल टू C3 की वैल्यू कितनी है, 1/3। C4 की वैल्यू कितनी है, 1/3। C5 की वैल्यू कितनी है, 1/3। देन 1/CS इज इक्वल टू 3 हो गया इसका एलसीएम। 1 1 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये भी 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 आ गया। कैंची गुणा करने पे कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड कर ली पीछे वाले पोर्शन की। ओके गाइज, अब इसके बाद अगर आप चाहें तो डायग्राम को दोबारा तैयार कर सकते हैं, बिना दोबारा डायग्राम को बनाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। कैसे करेंगे, मेरे शब्दों को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखें, इन तीनों की जगह, इन तीनों, कौन तीनों, C3, C4, C5, इन तीनों की जगह हम CS मान लेते हैं, क्योंकि मैंने मान के लेते हैं भाई, सॉल्व किया है ना, CS आ गया हमारे पास। यानी 3 कैपेसिटर हटेंगे, C3, C4, C5, और यहाँ पर केवल एक कैपेसिटर CS आ जाएगा। अब आप देखें, इस पॉइंट पे आ करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी चार्ज के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का श्रेणी क्रम CS, इन तीनों का श्रेणी क्रम CS इस C8 के साथ
कौन से क्रम में होगा, तो आप लोग कहेंगे समांतर क्रम में होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आके, अरे देखो ना ध्यान से यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे आके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए तीनों का श्रेणी क्रम C8 के साथ समांतर क्रम में होगा। चलिए करते हैं इसका भी सॉल्व, हाथ किया था, कितना हो जाएगा हमारे पास Cp, क्या आया Cp इज इक्वल टू Cs, यानी इन तीनों का श्रेणी क्रम। अब C8 के साथ कौन से में, समांतर में, तो प्लस क्या हो गया C8, देन Cp इज इक्वल टू Cs की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करते हैं 1 माइक्रोफैरड, और इसके अलावा C8 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 आया और कितना हो गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड हो गया। ओके गाइस, यानी हमने इस पूरे बॉक्स की जो धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड फाइंड कर ली। तो पहले हम इसका यह छोटा सा एक पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन कर देने के बाद अब ध्यान दे जरा, इस पूरे बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई, Cp हो गई। अब डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं एक बार इसका, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ मैंने डायग्राम बनाने का कोशिश किया है, तो आप देख सकते हैं, देखो C3, C4, C5, C8 इन सब की जगह हम लगाएंगे Cp। ओके गाइज, तो हम Cp लगा देते हैं। तो यहाँ देखें मैंने Cp लगा दिया, ठीक। अब नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C7 हो गया, ये C6 हो गया, क्योंकि C5, C4, C3, C8 की जगह Cp आ चुका है। अब क्या बचा हमारे पास, C9, यहाँ हमारे पास ये C9 ऑलरेडी बचा हुआ है। ओके गाइस, अब चार्ज का हम कर लेते हैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से चार्ज आएगा और चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट चार्ज का यहाँ से निकल के आएगा और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा, और यहाँ से चार्ज होता हुआ इस पॉइंट पर पहुँचेगा, और फिर यहाँ से दोनों पॉइंट बी से होते हुए बाहर चले जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने ये वाला बॉक्स सॉल्व किया था। ओके गाइस, तो ये C2, Cp, C6, ध्यान दें मेरी बात पर, इनमें तीनों में कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यानी तीनों के तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इस वजह से हम श्रेणी क्रम का लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा 1/Cs, मत लगाओ, यहाँ हम लगाते हैं 1/Ca, क्योंकि Cs आ चुका, Cp आ गया, कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या फ़ायदा। तो Ca इज इक्वल टू 1/, क्या आएगा C2 प्लस 1/Cp प्लस 1/C6, 1/Ca इज इक्वल टू, C2 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी, C2 की वैल्यू है हमारे पास 3, Cp की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख सकते हैं आप 3, तो यहाँ भी क्या आ गया 1/3। इसके अलावा C6 की वैल्यू कितनी है, चेक करते हैं, C6 की वैल्यू भी है 3, ठीक है। तो यहाँ देखें आप कितना हो जाएगा 1/Ca इज इक्वल टू 3, इसका एलसीएम 1 कितना हो गया, मल्टीप्लाई नहीं जोड़ना है, 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी हम कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इनकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होने वाला है, Ca इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड निकल करके आने वाला है, ये होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इन तीनों का यानी C2, Cp, C6 का हमने सीरीज निकाल लिया, जो कि 1 माइक्रोफैरड निकल के आ चुका है। अब इन तीनों का 1 माइक्रोफैरड C9 के साथ कौन से क्रम में है, तो आप देखें इस पॉइंट पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, 2 पार्ट हुए थे, एक पार्ट तो ये गया जिसका मान निकल के आया हमारा Ca, और एक पार्ट ये है C9, तो Ca और ये C9 आपस में हो जाएगा समांतर क्रम। चलो सॉल्व कर लेते हैं। Cb इज इक्वल टू Ca और प्लस आ जाएगा हमारे पास C9, देन Cb इज इक्वल टू Ca की वैल्यू कितनी है, चेक कर लेते हैं, Ca की वैल्यू है 1, ओके गाइज, और C9 की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इनको अगर हम सॉल्व करें, 2 1 कितना हो गया, 2 1 हो गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड, ये हमने वैल्यूज की फाइंड कर ली, ठीक है, इस वाले बॉक्स की। अब डायग्राम एक बार और बना लेते हैं ताकि और सिंपल हो जाए। ओके गाइज, तो पहले हमने बनाया यहाँ पर C1 और C9, Cp, C2, C6 इन सब की jagah हम क्या लगाएंगे, Cb। तो यहाँ मैंने लगा दिया Cb, और Cb लगा देने के बाद यहाँ पॉइंट मैंने B बनाया, यहाँ पॉइंट मैंने A बनाया, और यहाँ बनाया मैंने C7।
अब इसमें हम चार्ज अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार फिर भी, हालांकि हमको दिख रहा है लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो तीनों के तीनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। लगाते हैं फॉर्मूला 1/c टोटल, क्योंकि ये फाइनल वाला है, 1/c1 प्लस 1/cb प्लस 1/c7। तो 1/c टोटल इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं, c1 की वैल्यू है 3, cb की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, और इसके अलावा c7 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 3। तो कितना हो जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ उसको। एलसीएम कितना होगा इसका 3, ऊपर भी कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा 1, और जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना निकल के आएगा सी टोटल इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड यहाँ पर निकल करके आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ओके गाइस, तो यानी कुल मिलाकर के जो इसका आंसर आपका आया 1 माइक्रोफैरड निकल करके आ गया। हम चेक कर लेते हैं पहले आंसर शीट में, किसका 1 ही आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है। लेकिन अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, अगर ए और बी के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट है, क्या मतलब, पहले पार्टीशन कर लेते हैं इसका। इसने क्या कहा, ए और बी के बीच का विभवांतर जो है वो आपका 100 वोल्ट है। ओके गाइस, तो ये बताइए ए के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना होगा, क्या निकालना है हमें, ए के निकटतम संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो ए के निकटतम यानी ए के निकटतम कौन सा है, ढूंढो भाई ढूंढो कौन है, ये रहा C1। तो क्या निकालना है हमें, C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, यानी C1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, V1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमको फाइंड करना है इसके अंदर क्या, यहाँ हमें फाइंड करना है इसके अंदर Q1। और देख लेते हैं शायद और कुछ भी इसने हमसे फाइंड कराया हो, नहीं इसने इसके अलावा हमसे और कुछ फाइंड नहीं कराया है। सो गाइस फाइनली अब हमें यहाँ से Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पता है आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इस वाले डायग्राम पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम की हमारी जो तुल्य धारिता निकल करके आई थी वो कितनी निकल करके आई थी, तो वो आई थी हमारी 1 माइक्रोफैरड। ये तो निकल के आई थी हमारी, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 1 माइक्रोफैरड। सी टोटल इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, देन सी टोटल इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। इस पर टोटल वोल्टेज कितना लगाया गया, तो आप कहेंगे 100 वोल्ट लगाया गया। कहने का मतलब वी टोटल इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू 100 वोल्ट इस पर लगा दिया गया। और जब इसके ऊपर 100 वोल्ट लगाया गया, अब यहाँ से हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज। देखते हैं कैसे करते हैं। Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल और V टोटल, देन Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, 1 इंटू 10⁻⁻6। इसके अलावा V टोटल की वैल्यू कितनी है ये भी चेक कर लो, तो ये है आपकी 100। तो देखिए -6 का मतलब माइक्रोकूलम तो होता है, देन Q टोटल इज इक्वल टू हो गया आपका 100 माइक्रोकूलम। अब मेरी बात पे ध्यान दो गाइज, इन तीनों के श्रेणी क्रम पे ध्यान देना, मैंने इसको सॉल्व किया तभी तो 1 निकल के आया। यानी इन तीनों पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है आपका 100 माइक्रोकूलम है। और आप लोग जानते हो कि श्रेणी क्रम में चार्ज जो होता है ना वो घटता नहीं है, ना ही बढ़ता है, जितना होता है उतना ही रहता है। इस वजह से अगर इस पूरे पर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से C1 पे भी 100 माइक्रोकूलम, CB पे भी 100 माइक्रोकूलम और C7 पे भी 100 माइक्रोकूलम होगा। इस वजह से हमारे जो C1 का चार्ज है ना Q1, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, Q टोटल के बराबर यानी 100 माइक्रोकूलम। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो पहले हम चेक करते हैं इसकी आंसर शीट में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक, 100 माइक्रोकूलम इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा, जितना हम देखते हैं पानी की बोतल कहीं हमें मिल जाए पीने के लिए। पानी क्या कंडीशन है भाई पानी की, देखते हैं। चलो ठीक है, पानी मिल गया है। जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए हम इसको साफ कर देते हैं। सादा पानी, चलो ठीक है साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा इसका, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले तो लिया आप लोगों ने यार, कितनी बार स्क्रीनशॉट लोगे। पहले इसको ही साफ कर दे ठीक तरीके से।
मेहनत करते रहो लगातार। लॉकडाउन तो चल ही रहा है पढ़ाई के ऊपर, लेकिन अपनी पढ़ाई ज़ाया ना करो, क्योंकि आप ध्यान दें मेरी इस बात पर, क्योंकि इसी साल केवल पढ़ाई नहीं हुई है और आप इस साल पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन बीते सालों में जो लोग पढ़ते थे उन लोगों ने तो पढ़ाई की हुई है ना, और जो आने वाले टाइम के स्टूडेंट्स होंगे वो भी पढ़ाई करेंगे। तो जब आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप केवल ऐसे अनोखे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने 2020 में पढ़ाई नहीं की। अगर नहीं करते हो तो बता रहे हैं आपको, अगर नहीं करते हो तो आप ज़िंदगी में ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपकी मेहनत करने की जो आदत है ना वो हट जाएगी। इस लॉकडाउन में आप बहुत ज़्यादा फ्री रहे हो, तो वही आदत आपकी पड़ जाएगी और आप फ्री रहना स्टार्ट कर देंगे। केवल इस साल के जो स्टूडेंट वो मेहनत नहीं करेंगे और शायद हमेशा के लिए पीछे रह जाए। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना आने दें, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त बनाए रखें, पढ़ाई के प्रति भी और अपने हेल्थ के प्रति भी। ओके गाइस, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। इसमें 2 पार्ट हैं, इसका एक पार्ट हम कराएंगे और एक पार्ट इसका आप अपने आप करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखें कैसे बनेगा। ये बी है, यहाँ ए है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कितनी कितनी है। 2, 5, 6। अच्छा, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और कितनी है इसके अलावा? 2, 5, 6 के अलावा 2 और 6। अच्छा, 2 माइक्रोफैरड और ये वाला 6 माइक्रोफैरड। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में पता है हम लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है? हम लोगों को समझ में ये नहीं आता कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह हम एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड लगाने वाले हैं, जो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम एवं सरल परिपथ के अंदर। और वो मेथड क्या है आप समझ लें, उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, उसमें बता रहा हूँ पहले मैं आपको। संगत अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं और इनको समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया गया है, तो उनके संगत 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी R1/R2 बराबर R3/R4। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को प्रतिरोधों के बारे में पढ़ाया भी नहीं है। यहाँ बात चल रही है हमारी संधारित्र की। तो हम क्या करेंगे, वहाँ क्या था, R1/R2 बराबर R3/R4। यहाँ पर क्या होने वाला है, C1/C2 = C3/C4 होने वाला है, जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था। और पता है इसमें खास बात क्या होती है, जैसे कि यहाँ लेट कर लो आप इस तरीके से, यहाँ ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ओके गाइस, यहाँ लगे हुए हैं ये कैपेसिटर्स इस तरीके से, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। अगर आपने इनको सॉल्व किया, कैसे किया, C1/C2 = C3/C4, और इन दोनों को भाग करने के बाद और इन दोनों के भाग करने के बाद इनकी वैल्यूज़ बराबर आ गई, यानी LHS बराबर RHS के हो गया। तो पता है इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बीच वाले में आवेश अप्लाई नहीं होगा, जिस वजह से हम इन दोनों का श्रेणी क्रम और इन दोनों का श्रेणी क्रम लगा के फिर इनको समांतर क्रम में सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके गाइस, तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्लीन कर दिया, और हम डायग्राम को पहले पतंग रूप में बनाएंगे। पता है काइट, पतंग, जो लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने उड़ाई थी, और हाँ हमने भी काफ़ी पतंग उड़ाई थी। क्या करते हैं, घर पे खाली रह करके थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ा आपको पढ़ाया और थोड़ी पतंग उड़ाई। तो आज हम पतंग बनाने वाले हैं। कौन सा डायग्राम की, इस वाले डायग्राम की, यानी इस वाले डायग्राम को हम पतंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलो करते हैं पतंग में कन्वर्ट। यार कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहली बात, इसका नाम रखा मैंने C, इसका नाम रखा मैंने D। ठीक है, ये जो CD है ना, ये मेरे इस मार्कर की तरह रखा हुआ है। ये वाइट वाला C है और ब्लैक वाला D है। हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया। क्या किया हमने गाइस, इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया। चलिए घुमाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट C है, और ये रहा हमारा कैपेसिटर,
इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड। ओके, और नीचे क्या है हमारे पास, ये डी है, सी और डी। ओके, अब मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो सी ऊपर आ गया, ये सी पॉइंट ऊपर पहुंच गया। अब ये तार बिल्कुल सीधा जा रहा है, देख रहे हैं आप, सी ए, ये तार कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। लेकिन हम तार को ऊपर ना ले जा करके तार को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तार को क्या करेंगे, नीचे की तरफ मोड़ देंगे। चलो मोड़ते हैं। नाम क्या था इसका, ए। ओके गाइस, ऊपर वाला तार रह गया हमारा, इस तार को हमने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है गाइस, इस तार को हमने कैंची से यहाँ से कट कर दिया और तार को बिल्कुल सीधा कर दिया। और तार को बिल्कुल सीधा कर देने के बाद हमें इसको ए से थोड़ा पहले और डी पर जोड़ना है। ध्यान दें, ए से थोड़ा पहले और डी पर जोड़ना है। तो ए से थोड़ा पहले और डी पर जोड़ना है। कितना मान है इसका हमारा, 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना है हमारा, 2 माइक्रोफैरड। ओके गाइस, और जब आपने सी डी को इस तरीके से घुमाया था तो ये डी नीचे आ गया। अब डी के नीचे क्या आ रहा है, डी के नीचे आ रहा है आपका बी। लेकिन हमने लाइन नहीं खींची, हमने इस तार को यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ दिया। चलो मोड़ते हैं इसको। क्या है ये, डी बी। देखें ये बना बी और इसका नाम क्या है हमारा, 6 माइक्रोफैरड हो गया हमारे पास। ओके गाइस, अब इसके बाद इस तार को मैंने यहाँ से फिर कट कर दिया और कट करने के बाद तार को बिल्कुल सीधा कर दिया। तार को बिल्कुल सीधा कर देने के बाद मैंने इसको कहाँ जोड़ा है, मैंने इसको सी पे जोड़ा, ये रहा सी। और बी से थोड़ा पहले, जैसे कि ए से थोड़ा पहले ऐसे बी से थोड़ा पहले, चलो जोड़ते हैं। सी पे जोड़ा और फिर बी से थोड़ा सा पहले जोड़ना है। चलो यार डायग्राम ठीक ही कर लेते जब कर रहे हैं। बी से थोड़ा पहले और सी से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। और इस तरीके से हमारा ये पतंग, बहुत ही खराब पतंग है, उड़ाओगे तो मुश्किल से उड़ेगी, लेकिन हम उड़ा सकते हैं ये वाली पतंग। तो इसी पतंग वाले का यूज़ करना पड़ेगा हमें फॉर्मूला व्हीटस्टोन सेतु। तो पहले हम इनके नाम रख लेते हैं। सो गाइस, ब्लू स्केच का यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा C1, ये C2, ये C3 और ये वाला हमारा C4। ओके गाइस, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था कहा जाता है। चलो गाइस लगाते हैं इसमें वैल्यूज। पहले इसका हम यहाँ से पार्टीशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसका पार्टीशन किया। सबसे पहले C1 की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ आया हमारे पास 6 अपॉन में कितना है C2, यानी ये वाला 2 आ गया। इसके बाद फिर कितना है हमारे पास C3, कितना है 6 अपॉन में क्या आ गया 2। तो देखें ये सब आपस में कैंसिल, देन 1 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो गाइस हम कह सकते हैं सेतु संतुलित है। संतुलित का मतलब सेतु बैलेंस है। सेतु कैसा है हमारा, बैलेंस है। और इस स्टेज में बीच वाले कैपेसिटर में चार्ज अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम किरचॉफ के नियम में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ टॉपिक थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमने ए से चार्ज अप्लाई किया, देखिए यहाँ से, तो चार्ज के 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट नीचे से होता हुआ जाएगा, तार कट गए यहाँ से चार्ज अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये चार्ज यहाँ C3 से होता हुआ पॉइंट बी से पहले रुक जाएगा। ऐसे ही चार्ज यहाँ से आएगा, नीचे नहीं पहुँचेगा क्योंकि तार यहाँ से कट चुका है। अब ये चार्ज आगे बढ़ेगा और दोनों यहाँ मिलेंगे और बी से बाहर निकल जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम के अंदर क्या कि जो हमारा C1 है और जो हमारा C2 है ये कौन से क्रम में है, तो ये आपके श्रेणी क्रम में। लगाते हैं श्रेणी क्रम, क्या बनेगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 की लगाते हैं वैल्यू। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो हमने 6 लगाया, प्लस 1/2 क्योंकि C2 की वैल्यू 2 है। इसके बाद 1 अपॉन CS, ऐसे में कितना होगा 6, 6 कम 6 और 2 तिया 6। ओके गाइज, तो पहले यहाँ से इसका हम कर लेते हैं पार्टीशन कर देने के बाद अब करते हैं आगे सॉल्व। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 6 LCM और ऊपर आ गया हमारे पास 3, ये तो आया, सॉरी
2 तिया 6, 3 और 1 4 हो गया, तो 4 आ गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ठीक है, अब 4 आ जाने के बाद अब आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी एस इज इक्वल टू 6/4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देन सी एस इज इक्वल टू 3/2 माइक्रो फैरड, या सी एस इज इक्वल टू 1.5 माइक्रो फैरड। ओके गाइज, अब इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं नीचे वाले पोर्शन को, C3 और C4 वाले को। कैसे करने वाले हैं? C3 और C4 वाले को। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। 1/C' इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/CO। तो मेरी बात पे ध्यान दो गाइस, जितनी वैल्यू C2 की थी उतनी वैल्यू C4 की है। आप देख लो, 6 और 2 का श्रेणी क्रम और 6 और 2 का श्रेणी क्रम, तो बार बार सॉल्व हम क्यों करें? डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर। जो आंसर हमारा CS का आया था वही आंसर किसका आएगा? हमारा C' का। कितना आएगा हमारे पास? 1.5 माइक्रो फैरड। ओके गाइस, ये दोनों मान हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद आप देखें ध्यान से, यहाँ पॉइंट ए पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यानी चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट हो गए थे, और चार्ज के 2 पार्ट होने की वजह से ये दोनों कौन से में आपस में? समांतर क्रम में। तो हम ऊपर वाले CS और नीचे वाले C' का समांतर क्रम निकालेंगे। चलो निकालते हैं। कितना हो जाएगा? CP इज इक्वल टू CS प्लस C'। देन CP इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस 1.5। देन CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CP इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड, क्योंकि 1.5 और 1.5 कितना होता है? 3 माइक्रो फैरड होता है। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर शीट में इसका यही आंसर दिया है। तो हाँ, आंसर शीट में इसका यही आंसर दे रखा है। और देखिए गाइज, इसके अलावा इसमें एक सेकंड पार्ट और दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर हट गया है तो, और नहीं हटा है तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है इसका सेकंड पार्ट, उसको भी आपको सॉल्व करना है व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था से। तो आप उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे लिख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और सॉल्व नहीं होता तब भी मुझे बताएंगे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। तो पहले हम इसको साफ करते हैं। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बातों बातों में, दैट यू आर वेरी क्लेवर। आप सभी के सभी चतुर चालाक हैं। तो फिलहाल इसको हम साफ कर देते हैं अभी। तो यहाँ से मैंने इसको पहले तो साफ किया है, कर देते हैं पूरी तरीके से साफ। और साफ कर देने के बाद, अभी साफ का हुआ है, साफ करने के बाद तो बात की बात आएगी। तो बच्चों, करते रहो मेहनत अपने घर पे जब तक है लॉकडाउन, और जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन कोचिंग, तब भी ये हमारा जो चैनल यूट्यूब है आपको सेवाएं प्रदान करता ही रहेगा। ओके गाइस, तो देखिए 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। दे रखा है, निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। तुल्य धारिता इसमें फाइंड करनी है। तो डायग्राम समझ लो पहला कैसे बनेगा इसका। तो डायग्राम तैयार करने के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा पहले, और इसके अलावा यहाँ भी हम इसमें कैपेसिटर्स अरेंज करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। डायग्राम डिट्टो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कोई डिफरेंस हम नहीं करने वाले डायग्राम के अंदर। और जो मेथड है हमारा, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था कि क्या लगाना था व्हीटस्टोन सेतु, उसको हमें बिल्कुल मद्देनज़र ध्यान रखते हुए हमें सॉल्व करने हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। 2 माइक्रो फैरड और ये 2 माइक्रो फैरड, इसका नाम है ए और इसका नाम है हमारा बी। तो ये ए और बी हमारे पास आ चुका है। ओके गाइज, अब यहाँ से अगर हम चार्ज का कर दें डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने पता है क्या होगा? यहाँ से चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट्स ऊपर से आएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा पार्ट अपने दोस्त का वेट कर रहा है, यानी कुल मिला करके यहाँ से एक पार्ट आएगा और दोनों यहाँ से मिल जाएंगे। यानी एक बेचारा अकेला दोस्त ऊपर पहुँच गया और बाकी के 2 दोस्त इसके पीछे पीछे आए और इस पॉइंट पे मिलके
बी से बाहर निकल गए। ओके गाइस, अब इनके नाम रख लेते हैं, C1, C2, C3, C4, C5। नाम जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था। कैसे करेंगे? C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर इन दोनों का रेशो नीचे वाले कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस यानी धारिताएं हैं उनके रेशो के बराबर हो गया ना, तो समझ जाना कि यहाँ पर संतुलन की अवस्था है। और अगर बराबर नहीं हुआ तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, लगाते हैं पहले C1 की वैल्यू 2/2, सारी की सारी वैल्यू 2, देन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो हम ये क्या कह सकते हैं? यहाँ हम कह सकते हैं सेतु संतुलित है। सेतु कैसा है हमारा? संतुलित है। ओके गाइस, तो इसका मतलब बीच वाले कैपेसिटर में आवेश अप्लाई नहीं होगा, और इन दोनों में जब आवेश अप्लाई होगा तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और जब नीचे वाले में आवेश अप्लाई होगा तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो यहाँ से पहले हम इसका छोटा सा एक पार्टीशन कर लेते हैं। लेंथी क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। C1 C2 का श्रेणी क्रम निकालते हैं पहले हम। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। आप देख सकते हैं, देखिए हाफ और हाफ, आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। देन 1/CS इज इक्वल टू 1, देन CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ओके गाइस, अब आप देखें नीचे वाला C4 C5, इनकी वैल्यू भी कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। और मतलब ऊपर वाले की बिल्कुल डिट्टो सेम वैल्यू है, तो हम इसको सॉल्व क्यों करें? ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई थी? 1 माइक्रोफैरड। देन नीचे वाले की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? 1 माइक्रोफैरड। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। C-S इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। हमने ये भी सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। अब आप देखो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से। नीचे वाले का भी सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट ए पर चार्ज के 2 पार्ट्स हो गए थे, तो यहाँ पर लगने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? Cp इज इक्वल टू C-S एंड CS। देन Cp इज इक्वल टू C-S की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। और जहाँ तक है ये इसका आंसर हो गया हमारे अकॉर्डिंग। अब चेक कर लेते हैं इसकी आंसर शीट में आंसर क्या दिया हुआ है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर भी 2 माइक्रोफैरड है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको क्लीन कर देते हैं ठीक तरीके से, ताकि अगला क्वेश्चन ठीक तरीके से आप देख पाओ, साफ साफ क्लियर अच्छी तरीके से। तो इसको साफ करने के बाद यहाँ से ठीक है, क्लीन हो गया। देखते हैं 38 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कॉर्नर में निकल के आ गया होगा। चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता फाइंड कीजिए। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? देखते हैं, डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा बड़ा डायग्राम है, देखते हैं कैसे बनेगा। ज़रा बुक हमें हाथ में लेनी होगी। आप लोग जब तक स्लाइड में देखते रहो किस तरीके से इसका कंडीशन हो सकता है। ओके, सो यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगाया, इसकी जो वैल्यू है वो 8 माइक्रोफैरड है। उसके बाद नीचे एक कैपेसिटर लगाया, इसकी जो वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड है। उसके बाद फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगाया, जिसकी वैल्यू हमारी 3 माइक्रोफैरड है। उसके आगे फिर एक और कैपेसिटर लगाया और इसकी वैल्यू हमारी 2 माइक्रोफैरड है। और इसके अलावा इस बॉक्स को यहाँ पर आके बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद नीचे एक कैपेसिटर लगाया गया, और कैपेसिटर लगा देने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से डायग्राम बन गया। ये 5 माइक्रोफैरड है और यहाँ 4 माइक्रोफैरड है। 4 मतलब 4 होता है, मतलब 4 होता है हिंदी में। और यहाँ आपके पास पॉइंट बी है और यहाँ आपके पास पॉइंट ए है। तो इस तरीके से इनकी चित्र तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा। और हाँ देखिए, इन्होंने छोटा सा हमें एक संकेत दे रखा है कि 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ये सारे के सारे समांतर क्रम में हैं, जिनकी तुल्य धारिता 11 निकल के आ जाएगी। और इसी प्रकार 5 माइक्रोफैरड
और 4 माइक्रोफैरड ये भी समांतर क्रम में है, जिनकी तुल्य धारिता 9 आ जाएगी, और फिर सारा का सारा श्रेणी क्रम। देखो कितनी अच्छी बात है, बुक वाले ने भैया हमारी हेल्प करने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसी के ऐसी सॉल्व कर दिया है। चलो उसके बावजूद भी हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ज का पार्टीशन करके देखते हैं कि चार्ज किस तरीके से बढ़ रहा है। चाहे हमें सॉल्यूशन दे दिया जाए बुक के अंदर, मगर फिर भी हमें चेक करना होगा सॉल्यूशन अपने तरीके से। देखिए यहाँ से हमने चार्ज अप्लाई किया, इस पॉइंट पर आने के बाद चार्ज के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट चार्ज का नीचे से आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। ऊपर से चार्ज आएगा और इस पॉइंट पे आकर के चार्ज के 2 पार्ट होंगे, और चार्ज के 2 पार्ट यानी एक पार्ट ऊपर से आया और एक ही आया, दोनों मिल करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे और अभी वेट करेंगे अपने दूसरे फ्रेंड का। एक चार्ज ऊपर से आया और 2 माइक्रोफैराड में पहुंचा, पहुंचने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा, एक पार्ट आ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये दोनों दोस्त मिल करके 5 माइक्रोफैराड के घर पे चले गए और चाय वाय पी के वहाँ से बाहर निकल के पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से 2 माइक्रोफैराड के बाद 4 माइक्रोफैराड और फिर बी से आउट हो जाएगा। ओके गाइस, अब इनके नाम रख लेते हैं पहले हम। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये हमने नाम इस तरीके से इसके रख दिए हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, यहाँ चार्ज का पार्टीशन हो गया, मतलब समांतर क्रम होगा इसके आगे, और आगे देखते हैं यहाँ भी चार्ज का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, यानी यहाँ भी क्या होगा, हमारा समांतर क्रम होगा। ओके गाइस, तो पहले हम एक काम करते हैं, 6, 3 और 2, ध्यान देना मेरी बात पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन 6, 3, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के इनको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे, Cp इज इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4, देन Cp इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 6, और C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और C4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 और 3 5, 5 और 6 11, देन Cp इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैरड। लगता है बुक वाला सही कह रहा था, ये Cp इज इक्वल टू 11 माइक्रोफैरड निकल करके आ चुका है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखें यहाँ भी चार्ज का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, और यहाँ पार्टीशन होने के बाद फिर नीचे दोबारा पार्टीशन हुआ है, यानी कहने का मतलब 5 और 4, ध्यान दें 5 और 4, यानी C5 और C6, ये भी कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको भी। C' P इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास C5 प्लस, और कितना आएगा C6। ओके गाइज, यहाँ से हम कर लेते हैं इसका पार्टीशन। अब पार्टीशन कर देने के बाद आगे बढ़ते हैं। C' इज इक्वल टू C5 की वैल्यू कितनी है 5 है, C6 की वैल्यू कितनी 4 है, देन C' इज इक्वल टू 5 और 4 9 माइक्रोफैरड। ये हमारा C' का मान निकल के आ गया। अगर हम चाहें तो डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। किस तरीके तैयार करेंगे देखें गाइज, ये हमारा पॉइंट A है पॉइंट। इसके बाद क्या हम लोगों के पास C1, तो यहाँ क्या लगाया मैंने C1 लगा दिया। अब C2, C3 और C4 की जगह हम क्या लगा सकते हैं Cp, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया आपके पास Cp लगा दिया। और Cp लगा देने के बाद फिर आगे इन दोनों की जगह यानी इस बॉक्स की जगह भी हम क्या लगा देंगे C''P। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर C''P, और ये पॉइंट हो गया हमारा B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इन दोनों का, सॉरी दोनों का नहीं, इन तीनों का चेक करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम चार्ज का कर लेते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार, जादू हो गया, मैजिक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर श्रेणी क्रम है, तो लगाते हैं श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। क्या लगेगा, 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1, 1/Cp और 1/C''P। ओके, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ दोबारा से कर देते हैं इसका पार्टीशन, और पार्टीशन कर देने के बाद बढ़ते हैं आगे, लगाते हैं सारी की सारी वैल्यू। 1/C टोटल इज इक्वल टू, पहली बात C1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी, C1 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड, तो वहाँ लगा देंगे हम 8, कितना आ जाएगा 1/8 प्लस। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास Cp की वैल्यू कितनी है 11 माइक्रोफैरड, तो हम Cp की वैल्यू लगा देते हैं 11, तो कितना हो गया 1/11 प्लस। अब आता है हमारे पास क्या, यहाँ पर आया लास्ट में C''P, इसकी वैल्यू कितनी है 9,
तो अपॉन में कितना आ गया, 9 आ गया। अब लेते हैं हम इसका एलसीएम, 1/c टोटल इज इक्वल टू 8 इंटू 11 इंटू 9, ये इसका एलसीएम हो गया। मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे बाद में। देखें 8 से 8 गया, क्या बचा 11 इंटू 9 प्लस 11 से 11 गया, क्या बचा 8 इंटू 9, ठीक है। 9 से 9 गया, क्या बचा 8 इंटू 11। अब इसके बाद आगे देखते हैं, 1/c टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया 8 इंटू 11 इंटू 9, तो 11 9 जा कितना हो गया 99, ठीक है। 8 नेम कितना हो गया 72 यानी 72, और 11 अट्ठे कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं पहले, देन सी टोटल इज इक्वल टू 8 गुणा 11 गुणा 9, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा देख सकते हैं आप, 99 प्लस 72 प्लस 88, ठीक है। तो आपको 8 की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 88 आ जाएगा, 88 की फिर 9 से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद 99 में 72 और 88 ऐड करने के बाद इनको आपस में डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो माइक्रोफैराड में निकल के आ जाएगा। और आप लोग मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप मुझे इसका आंसर लिख के बताओगे। बुक में देख के नहीं बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, कि आपका आंसर कितना कितना निकल के आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले इसको क्लीन कर देते हैं।